नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS एकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 विज्ञान विषय से संबंधित वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम बोर्ड परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेकर आए हैं, जिसमें हम एक एक करके सभी चैप्टर से रिलेटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर यहाँ पर देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। सबसे पहले हम पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण से संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे, समझेंगे। विद्यार्थियों, राजस्थान बोर्ड द्वारा जारी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इस चैप्टर का अंक विभाजन देख लेते हैं। इस चैप्टर में से दो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 2 अंक के होंगे। एक रिक्त स्थान वाला प्रश्न पूछा जाएगा जो कि 1 अंक का होगा। एक अति लघुत्रात्मक प्रश्न पूछा जाएगा जो कि 1 अंक का होगा। साथ में एक लघुत्रात्मक प्रश्न भी पूछा जाएगा जो कि 2 अंक का होगा। कुल मिलाकर इस चैप्टर में से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 6 अंक के होंगे। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पर लेंगे। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है श्वसन एक अभिक्रिया है। तो श्वसन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। देखिए, रिएक्शन में आपको समझा देता हूं कि श्वसन के दौरान ग्लूकोज ऑक्सीजन से क्रिया करता है। ये हमारे पास में ग्लूकोज का फॉर्मूला है और ये ऑक्सीजन से क्रिया करेगा। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा, जल का निर्माण होगा, साथ में ऊर्जा भी निर्मित होगी। यहाँ पर ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, इस कारण से यह एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इस इक्वेशन को संतुलित कर लेते हैं। ये हमारे पास में श्वसन के दौरान होने वाली रासायनिक समीकरण है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि जब O2 की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो MgO में होने वाला परिवर्तन है। देखिए, जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होगा, MgO निर्मित होगा। तो यहाँ पर एक बार इस इक्वेशन को संतुलित कर लेते हैं। ऑक्सीजन इधर 2, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस इक्वेशन के अंदर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर Mg था और यहाँ पर हो गया MgO। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। ऑक्सीजन की वृद्धि वाली जो रासायनिक समीकरण होती है उनको हम उपचयन कहते हैं। उन अभिक्रियाओं को उपचयन या हम कह सकते हैं ऑक्सीकरण, उपचयन या ऑक्सीकरण कहा जाता है। यहाँ पर Mg का उपचयन होता या ऑक्सीकरण होता, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Fe, आयरन को यदि हम जल के साथ में क्रिया करवाएं तो Fe3O4 बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। उपरोक्त अभिक्रिया के संतुलित समीकरण में Fe का गुणांक क्या होगा? पहले इस इक्वेशन को हम संतुलित करेंगे और आयरन का गुणांक यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है। आप इस इक्वेशन को गौर करके देखिए। हिट एंड ट्रायल विधि का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। देखिए, आयरन की संख्या उत्पादों के अंदर है 3 और अभिकारकों के अंदर 1 है, तो इसको हम 3 से गुणा कर देते हैं। ऑक्सीजन की संख्या उत्पाद में है 4, तो अभिकारकों में भी 4 कर देते हैं। हाइड्रोजन की संख्या अभिकारक में हो गई है 8, तो इधर भी 8 से प्राप्त करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमें मिल चुकी है एक संतुलित रासायनिक समीकरण। हमें इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि Fe का गुणांक क्या है। तो Fe
का गुणांक संतुलन की स्थिति के बाद, वो गुणांक है 3। वो आप देख ही पा रहे हैं, यहाँ पर इसका गुणांक 3 है, तो 3 आ जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का रंग स्लेटी क्यों हो जाता है? तो देखिए, इसकी रासायनिक समीकरण आप देख लीजिए। हमारे पास में ये है सिल्वर क्लोराइड AgCl, और जब हम इसको सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखेंगे, सूर्य का प्रकाश इसके ऊपर डालेंगे, तो ये Ag में कन्वर्ट हो जाएगा। साथ में क्लोरीन गैस यहाँ पर बाहर निकलने वाली है। इसको एक बार संतुलित कर लेते हैं, तो 2 से गुणा कर देंगे, इधर भी ये 2 से गुणा हो जाएगा। इसकी जो अवस्था होती है वो सॉलिड स्टेट होती है, ये भी हमें सॉलिड स्टेट में प्राप्त होगा, और ये गैसीय अवस्था में। इसे आप क्लियर करें कि जो AgCl है, इसका जो रंग होता है वो होता है सफेद, लेकिन जब इसके ऊपर हम सूर्य का प्रकाश डालते हैं, तो ये प्रकाश ही वियोजित होकर Ag का निर्माण करता है, जिसका रंग स्लेटी होता है, ग्रे रंग होता है। तो सिल्वर क्लोराइड के अपघटन पर सिल्वर बनने से सिल्वर क्लोराइड का जो रंग है वो स्लेटी हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? हमारे पास में एक रासायनिक अभिक्रिया है, और इस रासायनिक अभिक्रिया के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर PbO लेड ऑक्साइड है, वो Pb में कन्वर्ट हो रहा है। कार्बन है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर अपचयन और उपचयन देख लेते हैं कि इसमें उपचयन किसका हो रहा है। यहाँ पर जब PbO Pb में कन्वर्ट होता है तो O की कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है। तो ऑक्सीजन की कमी जब होती है तो उसको हम कहते हैं अपचयन। तो लेड ऑक्साइड अपचित हो रहा है। देखिए यहाँ पर चौथी लाइन देखेंगे, लेड ऑक्साइड अपचित हो रहा है, ये लाइन सही है। क्लियर। कार्बन के अंदर ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, और ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो CO2 का निर्माण होता है। तो कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, अब उपचयन हो रहा है, तो कार्बन का उपचयन हो रहा है। तीसरी लाइन भी बिल्कुल सही है, ये दोनों लाइनें सही है। जबकि सीसा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, ये दोनों ही लाइनें गलत हैं। तत्पश्चात पहली और दूसरी स्टेटमेंट गलत होने के कारण से ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन के अंदर असत्य स्टेटमेंट ही देखना था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। Fe2O3 प्लस 2Al Al2O3 2Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो एल्यूमिनियम है, ये इस आयरन को प्रतिस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है। तत्पश्चात ये एक विस्थापन अभिक्रिया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 का निर्माण करता है, तो ये जो अभिक्रिया है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? आप यहाँ पर देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, और ये दो उत्पाद का निर्माण कर रहा है। अभिकारक की संख्या यहाँ पर है 1, और उत्पाद यहाँ पर बन रहे हैं 2। तो एकल अभिकारक से 2 या 2 से अधिक उत्पाद यदि निर्मित होते हैं तो उस अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सोडियम को यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करवाएं तो Na2O का निर्माण होता है, तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? हमारे पास में सोडियम है, और इस सोडियम को यदि ऑक्सीजन से क्रिया करवाएं तो 2Na2O का निर्माण होगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि सोडियम के अंदर ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ रहा है, O की वृद्धि हो रही है, और जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उस अभिक्रिया को हम उपचयन कहते हैं। उपचयन, या उसको हम कह सकते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण हमारे पास में यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, उपचयन हमें ऑप्शन में दे रखा है।
तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फेरस सल्फेट को गर्म करने पर होने वाली अपघटनीय वियोजन अभिक्रिया है। तो देखिए हमारे पास में है FeSO4 फेरस सल्फेट, और इसे हम यदि गर्म करेंगे, देखिए यही कहा गया है कि गर्म करने पर, गर्म करेंगे तो देखिए विद्यार्थियों Fe2O3 का निर्माण होगा, साथ में यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड का भी निर्माण हो जाएगा। इस अभिक्रिया को संतुलित कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर आयरन के 2 परमाणु हैं, तो इधर भी 2 परमाणु करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सल्फर दोनों तरफ सेम हो गए। ऑक्सीजन की संख्या इधर 8 है, तो 3 2 8, अभिक्रिया संतुलित हो गई है। इसको गर्म करने पर, उष्मा देने पर ऐसा होता है। तो ये जो वियोजन है, इस वियोजन को हम उष्मीय वियोजन कहते हैं। ये उष्मीय वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अम्ल व क्षार की अभिक्रिया से लवण एवं जल बनता है, तो उष्मा मुक्त होती है। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? यदि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि हम अम्ल, इसमें अम्लीय गुण होते हैं, इसको यदि हम क्षार से गुणा करवा दें तो यहाँ पर लवण बनता है, साथ में जल का निर्माण होता है, कुछ उष्मा भी बाहर निकलती। तो इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्षार के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पर लवण के रूप में NaCl बनेगा, साथ में जल प्राप्त होगा। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब हम कुछ रिक्त स्थान वाले प्रश्न ले लेते हैं। हमारा जो पहला ही क्वेश्चन है वो है कि आलू के चिप्स की थैलियों में प्रवाहित करके इन्हें उपचित होने से बचाया जा सकता है। इस क्वेश्चन को एक बार आप समझ लीजिए कि आलू की थैलियों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है या नाइट्रोजन गैस को प्रवाहित करवाया जाता है। अब नाइट्रोजन गैस ही क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन गैस है ये अक्रिय गैस, अक्रिय तो नहीं कह सकते, नाइट्रोजन गैस है वो कम सक्रिय होती है, कम सक्रिय होती है ऑक्सीजन की तुलना में। इस कारण से हम ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। इसकी वजह से क्या होगा कि चिप्स की थैलियों में या जो खाद्य पदार्थ हैं उसमें विकृत गंधिता उत्पन्न नहीं होगी। विकृत गंधिता का मतलब है कि जो खाद्य पदार्थ हैं, जो तेलीय पदार्थ हैं, वो ऑक्सीजन से क्रिया करके उपचयित हो जाते हैं, और उपचयन के पश्चात उनकी गंध में परिवर्तन आ जाता है, उनके स्वाद में भी परिवर्तन आ जाता है। क्लियर? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। देखिए विद्यार्थियों, जो लेड नाइट्रेट है, यदि इसको हम रिएक्शन देख लीजिए एक बार, ये हमारे पास में लेड नाइट्रेट है, लेड NO3 का होल ट्वाइस, और ये लेड ऑक्साइड बनाएगा, साथ में यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, साथ में ऑक्सीजन गैस का भी निर्माण होगा। एक बार इस इक्वेशन को संतुलित कर लेते हैं। संतुलन करने के पश्चात आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये धुएं के रूप में बाहर निकलती है, तो भूरे रंग का धुआं होता है ये, भूरे रंग का। तो भूरे रंग के धुएं के साथ में NO2 गैस जलेगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस भूरे रंग के धुएं के साथ में जलता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सफेदी करने के 2-3 दिन बाद
की परत का निर्माण होता है। देखिए विद्यार्थियों, जब हम किसी दीवार पर सफेदी करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं, भुजे हुए चूने का प्रयोग करते हैं। ये भुजा हुआ चूना जब दीवार पर हम लगा देते हैं, सफेदी कर देते हैं, तो ये वायु में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है और कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कर लेता है। यहाँ पर जो जल है वो बाहर निकल जाता है। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, इस कैल्शियम कार्बोनेट का जो रंग है वो सफेद होता है, ये चमकदार होता है। तो कई बार क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ लेते हैं कि सफेदी करने के 2-3 दिन पश्चात दीवारों का रंग सफेद और चमकदार हो जाता है, ऐसा क्यों? तो कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण के कारण से कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत बन जाती है। इस वजह से दीवारें सफेद और चमकदार दिखाई पड़ती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मैग्नीशियम रिबन का वायु की उपस्थिति में दहन करने पर हमें क्या प्राप्त होगा। ये हमारे पास में है मैग्नीशियम, और वायु की उपस्थिति में इसको क्रिया करवा दें तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, MgO प्राप्त होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत बनने वाले अविलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। अवक्षेप कहा जाता है। विद्यार्थी, ये इस अवक्षेप की विशेषता ये होती है कि ये एक तो अविलेय होता है, ये उस विलयन के अंदर घुलने वाला पदार्थ नहीं होता, ये ठोस होता है और गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से ये पेंदे में बैठ जाता है, पेंदे में बैठ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साग सब्जियों वनस्पति द्रव्यों का विघटन होकर कंपोस्ट बनना एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। उष्माक्षेपी उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। का श्याम श्वेत फोटोग्राफी में उपयोग होता है। तो देखिए सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग होता है, AgBr। कई बुक्स में आपको AgCl भी मिल जाएगा। तो सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों का ही उपयोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम कुछ अति लघुत्रात्मक प्रश्न लेंगे कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो विद्यार्थियों, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों साथ साथ में हो, तो उस अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। डेफिनेशन में आपके सामने पुट कर देता हूं कि वह अभिक्रिया जिसमें जिसमें ऑक्सीडेशन मतलब उपचयन उपचयन व अपचयन उपचयन व अपचयन दोनों साथ में होते हो, दोनों साथ में हो, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। देखिए एक एग्जांपल यहाँ पर हम देख लेते हैं। हमारे पास में है कॉपर ऑक्साइड, और इसको हम हाइड्रोजन गैस से क्रिया करवाएं तो ये कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है, साथ में यहाँ पर जल का निर्माण होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है, जबकि कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि O की कमी होगी, O की कमी, तो O की कमी, यहाँ पर O की वृद्धि, और जब O की वृद्धि होती है तो उसको हम कहते हैं उपचयन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का तो हो रहा है उपचयन, उपचयित हो रहा है, और कॉपर ऑक्साइड का हो रहा है अपचयन।
क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उष्माक्षेपी एवं उष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दीजिए। देखिए, उष्माशोषी जिसमें उष्मा का अवशोषण हो, उष्माक्षेपी जिसमें उष्मा का उत्सर्जन हो। डेफिनेशन देख लीजिए। उष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊर्जा का अवशोषण हो, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। तो हम हमारे पास में जो भी अभिकारक होंगे उनको उष्मा देंगे तो नए उत्पाद का निर्माण होता है, वो तो है उष्मा शोषी। तो हाइड्रोजन और आयोडाइड को दोनों को आपस में क्रिया करके हाइड्रोजन आयोडाइड का निर्माण कर लेते हैं। फिर देखें उष्माक्षेपी अभिक्रिया, तो वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती, तो उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। प्राकृतिक गैस का दहन, मेथेन हमारे पास में है, ऑक्सीजन के साथ में ये क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, साथ में जल का निर्माण भी होगा। ये एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, समीकरण लिखिए। देखिए, श्वसन के बारे में हमने पहले भी पढ़ लिया कि श्वसन की प्रक्रिया के अंदर ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस कारण से श्वसन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये हमारे पास में है ग्लूकोज, ये ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, जल का निर्माण होगा, कुछ ऊर्जा यहाँ पर बाहर निकलेगी। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर क्या होगा, इस अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, ये हमारे पास में है मैग्नीशियम का रिबन, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो MgO का निर्माण होगा। ये हमारे पास में इसका रासायनिक समीकरण है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, ये श्वेत ज्वाला के साथ में जलेगा, श्वेत ज्वाला के साथ में इनका दहन होगा और जो MgO बनेगा एक श्वेत पाउडर के रूप में हमें प्राप्त होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, तो लोहे की वस्तुओं को पेंट जंग से बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए ऐसा करते हैं, क्योंकि जो लोहा है वो संक्षारित हो जाता है। लोहे का संक्षारण होता है, तो उससे बचाने के लिए हम लोहे की वस्तुओं के ऊपर पेंट कर देते हैं ताकि उनके ऊपर जंग ना लगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, इस चैप्टर में से एक संतुलित करने वाली इक्वेशन अवश्य ही बोर्ड एग्जाम में आनी चाहिए। तो हमारे पास में कुछ इक्वेशंस हैं, उनको हम एक बार देख लेते हैं। हमारी जो पहली जो अभिक्रिया है वो है कि Fe प्लस H2O Fe3O4 H2। तो इस रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना है, तो ये हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसके अंदर तो अभिक्रियाओं को बैलेंसिंग करने के अंदर हमारे को सिखाया जाता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड का भी आप उपयोग कर सकते हैं। आयरन की यहाँ पर संख्या 3 है तो इसको आप 3 से गुणा कर दीजिए। ऑक्सीजन की संख्या इधर 4 है तो इसको 4 से गुणा कर दीजिए। हाइड्रोजन की संख्या इधर 8 हो गई है तो इसको 8 करने के लिए इसको 4 से गुणा कर दीजिए। तो ये जो हमारी इक्वेशन है वो संतुलन की स्थिति के अंदर आ जाएगी। अगली जो इक्वेशन है वो हमारे पास में है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 से क्रिया करके CaCO3 बनाता है, H2O बनाता है। तो आप इसे गौर करके देखेंगे, कैल्शियम दोनों तरफ सेम है, कार्बन दोनों तरफ सेम है, ऑक्सीजन की संख्या 2 और 2 4, तो 3 और 1 4 सेम है। तो ये जो इक्वेशन है पहले से ही बैलेंस है, पहले से ही बैलेंस है, ये संतुलित समीकरण है, ये भी संतुलित समीकरण है। अगली देखें आप AgNO3 NaCl,
NaNO3 AgCl का निर्माण करता है। तो ये जो अभिक्रिया है ये एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ये भी पहले से ही बैलेंस लग रही है विद्यार्थियों, ऑलरेडी बैलेंस है। क्लियर। फिर हमारे पास में है Na2SO4 बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट ये जो इक्वेशन है इसमें भी थोड़ी सी कमी है, क्योंकि यहाँ पर बेरियम सल्फेट ही बनेगा, यहाँ से बेरियम क्लोराइड है। इसको थोड़ा मैं चेंज करता हूँ। अब आप एक बार जरूर देखें, पुनः देखें कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को आपस में क्रिया करवाने पर बेरियम सल्फेट बनता है, NaCl बनता है। इसको आप बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए देखिए आप यहाँ पर सोडियम की संख्या 2, इधर 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्लोरीन की संख्या 2 हो गई है, बेरियम बाकी की बैलेंस हो चुकी है। नेक्स्ट इक्वेशन देखेंगे। मैग्नीशियम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्रिया करवाने पर मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। यहाँ पर क्लोरीन की संख्या 2 करने के लिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हाइड्रोजन की संख्या दोनों तरफ सेम हो गई है, पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुछ लघुत्रात्मक प्रश्न लेंगे और लघुत्रात्मक प्रश्नों के अंदर सबसे पहले एक टिप्पणी का क्वेश्चन है, संक्षारण और विकृत गंधिता किसे कहते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, संक्षारण में क्या होता है, जब कोई धातु है वो ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है, जिससे धातु की जो ऊपरी सतह है वो कमजोर हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। लोहे पर जंग लगना इसका एक उदाहरण हो जाएगा। विकृत गंधिता के अंदर क्या होता है कि जो वसा युक्त पदार्थ है, तेलीय सामग्री है, वो वायु के संपर्क में आने पर उपचित हो जाती है, उनका ऑक्सीकरण हो जाता है, जिसके कारण से उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाता है, जिसको हम विकृत गंधिता कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भूरे रंग का चमकदार तत्व अक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व अक्स को एवं काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। देखिए विद्यार्थी, इसको एक रिएक्शन के जरिए समझेंगे। भूरे रंग का जो तत्व है, चमकदार जो तत्व है, वो होता है कॉपर, Cu, और ये सॉलिड स्टेट में होता है, चमकदार है, और ये ऑक्सीजन वायु की उपस्थिति में क्रिया करेगा तो ये कॉपर ऑक्साइड बना लेगा, CuO का निर्माण कर लेगा, जो कि काले रंग का होता है। इस इक्वेशन को भी थोड़ा सा हम एक बार बैलेंस कर लेते हैं। ये बैलेंस हो चुकी है। अब इस इक्वेशन के बारे में, ये जो अपने पास में कॉपर है, ये एक चमकदार तत्व होता है, चमकदार तत्व। इसका जो रंग होता है वो भूरा रंग होता है। रंग इसका कैसा होगा? भूरा। ये हमारे पास में है वायु, तो कॉपर ऑक्साइड का यहाँ पर निर्माण हो जाएगा, काला रंग होता है। इसका जो रंग होता है वो क्या होगा? काला रंग। तो ये हमने इक्वेशन बता दी है। अक्स जो यहाँ पर है, अक्स है कॉपर, और जो यौगिक काले रंग का प्राप्त हुआ है उसका नाम है कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो इनकी भी आप ढंग से तैयारी करें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अपचयन एवं उपचयन का एक एक उदाहरण देते हुए अंतर स्पष्ट कीजिए। अपचयन के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी और उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होगी। तो देखिए यहाँ पर पहले उपचयन है, तो उपचयन के अंदर ऑक्सीजन की वृद्धि होगी या हाइड्रोजन की कमी होती, तो उस अभिक्रिया को हम उपचयन कहते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। सेकंड देखिए, अपचयन अभिक्रिया, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो तथा हाइड्रोजन की वृद्धि हो, तो उस अभिक्रिया को हम अपचयन कहते हैं। तो जिंक का यहाँ पर अपचयन हो रहा है, इसके अंदर से ऑक्सीजन की कमी हो रही है। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास में है कि निम्न अभिक्रियाओं के उदाहरण दीजिए। एक एक करके इनके उदाहरण दे देते हैं। हमारे पास में जो
पहली अभिक्रिया है वो है संयोजन अभिक्रिया। विद्यार्थियों, इसमें दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करता है, तो उस अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें हमने एग्जाम्पल दिया है, कार्बन सॉलिड स्टेट में होता है, ये ऑक्सीजन से क्रिया करता है और ऑक्सीजन से क्रिया करने के पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण कर लेता है। फिर देखें वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया के अंदर एकल उत्पाद है वो दो या दो से अधिक एकल अभिकारक हो दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता। कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसको आप उष्मा देंगे, इसका आप दहन करवाएंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर बाहर निकलती है। ये है चूने का पत्थर, यह है बिना भुजा हुआ चूना, जो कि एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। फिर आप देखें विस्थापन अभिक्रिया। चलिए एक बार यही देख लेते हैं। विस्थापन अभिक्रिया के अंदर जैसे ये हमारे पास में है जिंक, और जिंक को यदि हम कॉपर सल्फेट से क्रिया करवा दें तो अधिक क्रियाशील तत्व है वो निम्न क्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर देगा, कॉपर सल्फेट का निर्माण हो जाएगा, साथ में कॉपर यहाँ पर बाहर निकल जाएगी। क्लियर। एक हमारे पास में यहाँ पर है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया के लिए हम सोडियम सल्फेट एग्जाम्पल अपन को चाहिए। इसमें दो अभिकारक होंगे और उनके एक एक आयन एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाएंगे। तो ये हमारे पास में सोडियम सल्फेट, ये बेरियम क्लोराइड से क्रिया करेगा। तो बेरियम क्लोराइड से क्रिया करने के पश्चात बेरियम सल्फेट का निर्माण करेगा, साथ में NaCl का भी निर्माण हो जाएगा। क्लियर। ये एक द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो विद्यार्थियों, ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने कक्षा 10 विज्ञान विषय से संबंधित पहले चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो देखे समझें, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इस वीडियो को अपने क्लासमेट के साथ में, अपने साथियों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी से जल्दी लेकर लौटें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।